टू एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मोनेरा तक पूरा कवर कर लिया था। अब आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसके बाद क्या इसका क्लासिफिकेशन है, क्या इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और क्या एग्जाम्पल्स हैं विद डायग्राम्स हम इसको समझने वाले हैं। तो जो भी किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल्ड और यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पर इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है कि इस किंगडम के कुछ मेंबर्स तो एल्गी से रिजेंबल करते हैं, कुछ फंजाई से रिजेंबल करते हैं, कुछ एनिमल से रिजेंबल करते हैं। तो इसीलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। जैसे कि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें एक मेंबर्स होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड एंड डीके सब्सटेंसेस पर फीड करते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत हद तक फंजाई से मैच होती है। इसलिए कुछ बुक्स में स्लाइम मोल्ड्स आपको फंजाई के अंदर भी पढ़ने को मिलेंगे, किंगडम फंजाई में। ऐसे ही कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं जिनको हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, और कुछ बुक्स में आपको वो एल्गी में पढ़ने को मिलेंगी। इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से एक किंगडम दूसरे किंगडम से लिंक है, यानी कि प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म बाकी किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स को रिजेंबल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करते हैं अपने और दूसरे किंगडम्स के बीच में। किंगडम की अगर हम बात करते हैं कि इस किंगडम में कितने ग्रुप्स हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं, जिसमें कि आते हैं क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, एक एक करके हम इनको आगे समझेंगे, पर बाकी की कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले समझते हैं। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, यानी ज़्यादातर पानी में रहने वाले जीव होते हैं। और प्रोटिस्टन की जो सेल बॉडी होती है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होती है, मतलब जो इनका सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा लाइसोसोम्स और भी जितनी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अगर ये मोटाइल होंगे सेल्स तो फ्लैजिला और सीलिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स दोनों तरीके से प्रोटिस्टेंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक एक करके ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ग्रुप में इंक्लूड होते हैं डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। ये मेनली फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, यानी फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों तरीके के वाटर में ये क्राइसोफाइट्स देखने को मिल सकते हैं। क्राइसोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट के साथ साथ ये फ्लो करते हैं। इनको प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। तो जो हम फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में सुनते हैं वो यही होते हैं। जब एक्वेटिक फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो यही वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर हम डाई एटम्स की बात करें तो डाई एटम्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो डाई एटम्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे कि सोप बॉक्स का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पे 2 शेल्स होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि साबुनदानी होती है ना, जिसमें हम एक सरफेस पे तो साबुन रखते हैं और दूसरे उसी की तरीके का एक सरफेस होता है जिसको उसको ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसके कवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सोप बॉक्स जैसा ही स्ट्रक्चर होता है डाई एटम्स का। उसके साथ में ही गोल्डन एल्गी का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो डाई एटम्स में सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। डाई एटम्स की जो वॉल होती है वो सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकती है सेल वॉल, क्योंकि ये सिलिका की बनी हुई है। इसी वजह से डाई एटम्स जब मर जाते हैं उसके बाद भी जो उनकी सेल वॉल का डिपॉजिट होता है वो उनके हैबिटाट में रहता है, और उस वजह से वहाँ की सॉइल में उनकी जो सेल वॉल होती है उसका मटीरियल डिपॉजिट हो जाता है। और यही एक्यूमुलेशन जब बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहता है तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो अलग ही हो जाती है, और वहाँ की सॉइल को हम डायटमीशियस अर्थ भी बोलते हैं। वहाँ की जो सॉइल होती है वो ग्रिटी हो जाती है। इस वजह से उसको पॉलिशिंग के लिए, ऑयल और सिरप्स की फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं ओशंस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम
डिनोफ्लैजिलेट्स की। डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर में पाए जाने वाले अपना फूड खुद बनाने वाले जीव होते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इनके सेल के अंदर मेन पिगमेंट कौन सा है। इनकी जो सेल होती है और जो उसमें सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है, यानी सेल वॉल स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। ज़्यादातर इन ऑर्गेनिज्म में दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है मतलब लंबाई में होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। ये हॉरिजॉन्टल यानी ट्रांसवर्स जो होता है ये फुरों के बीच में होता है, एक गड्ढे के अंदर होता है। जैसे आपने सुना ही होगा रेड टाइड के बारे में कि जो सी होती है वो लाल रंग की हो जाती है कई बार, तो वो गोनोलेक्स की वजह से होते हैं। गोनोलेक्स एक टाइप का डिनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड कलर का होता है। तो जो गोनोलेक्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं सी में, और इनके तेज़ी से मल्टीप्लाई करने की वजह से सी जो होती है लाल रंग की दिखने लग जाती है। ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया लाल रंग का दिखने लग जाता है। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ये कुछ टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वहाँ के जो मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह उनको हार्म भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं डिनोफ्लैजिलेट का, बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है, एक ट्रांसवर्स देखने को मिल रहा है, और जो लाइनिंग्स आप देख रहे हैं ये सेल वॉल की सेलुलोसिक प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे जो कि है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में तो मिलते हैं बट रुके हुए पानी में मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा एक छोटा। यहाँ पर आप यूग्लिना का डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लैजिला आपको लंबा दिखेगा, एक छोटा दिखेगा। क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो बाकी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस वगैरह सब यहाँ पे मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट भी इसमें मिलता है बिकॉज इट इज़ फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक होता है जब तक इसको सनलाइट मिलती रहती है। अगर सनलाइट इसको नहीं मिलती है तो ये फटाफट से हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है एज अ प्रीडिएटर जब इसको सनलाइट नहीं मिलती, और अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो हायर प्लांट्स में मिलने वाले पिगमेंट से रिजेंबल करते हैं या उनके जैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात करते हैं तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि डेड और डिके सब्सटेंसेस पे फीड करते हैं और ये उन्हीं के ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं। जब सूटेबल कंडीशंस होती है तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये आपस में मिलकर एक एग्रीगेट बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो कि ग्रो करता है और बहुत सारे फीट तक ये स्प्रेड कर जाता है। फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पर ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, बट अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है और ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ पर स्पोर्स होते हैं उनके टिप्स पर। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो ये वाला जो कैरेक्टर है जहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है, ये फंजाई से रिजेंबल करती है। साथ साथ में सेप्रोफिटिक नेचर भी इनका फंजाई से रिजेंबल करता है, इसलिए काफ़ी बुक्स में आपको ये फंजाई के किंगडम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्पोर्स इनके होते हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं और वो एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको हॉस्टाइल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जब कंडीशन दोबारा से फेवरेबल आ जाती है तो वो स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और नए स्लाइम मोल्ड्स बना देते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और ये एज अ प्रेडिएटर या पैरासाइट्स रहते हैं। प्रेडिएटर मतलब कि शिकारी और पैरासाइट यानी कि परजीवी। ये इनको माना जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, यानी पुराने रिश्तेदार हैं, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो एनिमल से काफ़ी मैच करता है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके मेजरली 4 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो ये अमीबा लाइक होते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं। इनके पास स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट होते हैं जिसके थ्रू ये फूड को एनगल्फ करते हैं।
और इनका जो मरीन फॉर्म होता है उसमें सिलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। एग्जाम्पल है अमीबा, एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वो पैरासिटिक फॉर्म है, यानी वो डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है और इसीलिए उनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहा जाता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। जो पैरासाइट फॉर्म्स होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स वो होते हैं जिनकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और वो उनको एक्टिवली मूव करने में हेल्प करते हैं, फूड को इनगल्फ करने में भी सीलिया इनकी हेल्प करते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गुलेट कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ खुलती है, उसके थ्रू ही फूड अंदर आता है। तो सीलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है उसके थ्रू फूड गुलेट तक पहुंचता है, फिर अंदर चला जाता है और वहाँ पर फिर फूड वैक्यूल के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर एक्सक्रीशन भी हो जाता है। सिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। लास्ट जो इनका आता है वो आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स एक स्पेशल टाइप के प्रोटोजोन्स हैं जिनकी लाइफ में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। इनमें सबसे खतरनाक जो है वो प्लाज्मोडियम है, इनका मेंबर है एक, जो कि मलेरिया कॉज करता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट मेंबर्स के डायग्राम्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्लाइम मोल्ड का डायग्राम, ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोन्स का डायग्राम देखिए। सबसे पहले है अमीबा का डायग्राम। तो आप देख सकते हैं अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है और सीडियोपोडिया है, जिसके थ्रू ये फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है। इसके बाद पैरामीशियम में आप देख सकते हैं सीलिया है, बहुत सारे गुलेट है, जो कि ये क्या है, गलेट जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल कैविटी है। इसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम के पास माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, यानी बड़ा न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस। इसके बाद ट्रिपैनोसोमा देख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आपने पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास भी न्यूक्लियस है, रिजर्व फूड ग्रैनुअल्स हैं, अटैच्ड फ्लैजिलम है, फ्री फ्लैजिलम है। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें शो करी हैं, सारी चीज़ें शो नहीं करी क्योंकि ये कंजस्टेड हो सकता था। क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि सेल ऑर्गेनेल्स बाकी भी इसमें प्रेजेंट होंगी, इन सभी में। इसके बाद लास्ट में प्लाज्मोडियम का डायग्राम है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोटिस्टा वाला किंगडम था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे।